टू मनी डोज। माय नेम इज रतुल। आज मैं आपके लिए और एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं कोई प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, बट इस वीडियो में ये बताऊंगा कि इन्वेस्ट करते कैसे हैं, और ये चीज सबसे इम्पोर्टेंट बात क्यों है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम प्रोडक्ट का सिलेक्शन कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट जो भी रीजंस हो, कुछ भी हो, सबसे पहले इन्वेस्ट करना कहाँ है उस प्रोडक्ट को पहले देख लेते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा रॉन्ग अप्रोच है। सी देयर आर लॉट ऑफ वेज अ पर्सन कैन इन्वेस्ट। बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं इन्वेस्ट करने के लिए, एंड मे बी देयर कुड बी अ डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूट व्यू। तो मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा ताकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट हो जाए। ठीक है, कैसे करेंगे आगे देख। जो मेन रीजन है इस वीडियो को बनाने के पीछे वो है, बहुत बार मैं देखा हूं कि हम इन्वेस्ट तो कर लेते हैं, लेकिन वही इन्वेस्टमेंट बाद में जाके वो एक बैड इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो फिर हम रिपेंट करते हैं कि नहीं, हमने एक गलत इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर दिया था, एक गलत प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर दिया था। ऐसा क्यों होता है और इस चीज से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इस वीडियो में हम आगे चल के देखेंगे। देयर आर टोटल 7 थिंग्स यू शुड डू बिफोर इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास पेन और पेपर है, प्लीज ये नोट कर लीजिए। पहला है आइडेंटिफाई द पर्पस। सेकेंड है आइडेंटिफाई द टाइम होराइजन। कितना टाइम है उस गोल के लिए, कितना पैसा चाहिए, और व्हाट इज माय एक्सपेक्टेड रिटर्न आउट ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट। ये चीज भी पहले जान लेना जरूरी है। तीसरा, सिलेक्ट द राइट इंस्ट्रूमेंट। कहां पे इन्वेस्ट करना है, कहां पे निवेश करना है, वो चीज भी जान लेना चाहिए। कौन सा इन्वेस्टमेंट पे हम डालेंगे ताकि ये चीज, ये जो गोल है हमारा वो पूरा हो जाए। चौथा, क्रिएट एन इमरजेंसी फंड। ये बहुत जरूरी है, इमरजेंसी फंड क्रिएट करना। क्यों जरूरी है इस वीडियो में मैं आगे चल के दिखाऊंगा आपको। हैव एन एडिक्वेट हेल्थ कवर। ये हेल्थ इंश्योरेंस जो है आजकल तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। स्पेशली आज सबको पता चलेगा कि इन दिस पैंडेमिक कंडीशंस व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एन हेल्थ इंश्योरेंस इज। तो ये गोल के ऊपर क्यों वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जान लेना चाहिए, वो भी हम देख लेते हैं। सिक्स्थ, हैव इनफ लाइफ इंश्योरेंस कवर बिफोर इन्वेस्टमेंट। वो भी क्यों चाहिए वो भी हम आगे जाके देख लेंगे। जो लास्ट पॉइंट है, मैनेजिंग द एटीट्यूड। ये जो इन्वेस्टर्स का एटीट्यूड होते हैं, जो हम बोलते हैं जो इमोशंस अटैच्ड होते हैं हमारा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ये भी जान लेना जरूरी है कि इसका इफेक्ट क्या होने वाला है। वो मैं आपको दिखाऊंगा क्या इफेक्ट होने वाला है और क्यों ये इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। दोस्तों देखिए, हम इन्वेस्टमेंट तो सभी करते हैं, ठीक है, इसमें अलग से क्या करने से हमें एक फायदा मिलेगा। अगर आप सोचेंगे कि आपका लॉन्ग टर्म होराइजन का गोल्स क्या है, बहुत बार क्या होता है ना, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, और हम लोग इन्वेस्ट कर लेते हैं सोच के चलो 10 साल के लिए रुक जाते हैं, 15 साल के लिए रुक जाते हैं। बट वो 10 साल 15 साल बाद क्या होने वाला है, क्या मेरा जरूरत है उस पैसे का 10 साल के बाद या 15 साल के बाद, ये जानना जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा ना कि आपका जब पर्टिकुलर एम नहीं रहेगा, गोल नहीं रहेगा, कोई भी खराब सिचुएशन में, कोई भी खराब मार्केट में, जब इकोनॉमी खराब परफॉर्मेंस कर रहा है, आपका मार्केट खराब परफॉर्मेंस कर रहा है, आप उस प्रोडक्ट से बाहर निकल आओगे और ये एक प्रोडक्ट जो है गलत इन्वेस्टमेंट साबित हो जाएगा आपके लिए। तो उसके लिए पहला आपको जो तैयारी करना है, पहले बैठ के सोचना है कि मेरा गोल्स क्या है, व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द इन्वेस्टमेंट। जैसे कि रिटायरमेंट हो सकता है, किड्स एजुकेशन हो सकता है, किड्स मैरिज के लिए पैसा जमा सकते हो, उसके बाद किसी को प्रॉपर्टी खरीदना है, किसी को वेकेशंस पे जाना है। तो ये सारे जो है ना, ये डिफरेंट काइंड ऑफ गोल्स, और ये गोल्स इंडिविजुअल्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये गोल्स पहले तय कर लेना बहुत जरूरी है। ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। आज से 6 महीने बाद का भी गोल हो सकता है, और ये 10 साल का, 15 साल, 20 साल का भी गोल हो सकता है। तो ये पहले आप जान लीजिए। दूसरा पॉइंट जो है, प्लान योर गोल। प्लान योर गोल में क्या हमको पता है कि चलिए ये तो पता है कि मेरा गोल क्या है। एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि चलो मेरा जो गोल है वो एक रिटायरमेंट है, और उसके लिए टाइम होराइजन है 15 साल।
15 ईयर्स और मुझे 1 करोड़ कॉर्पस बनाना है। आजकल देखिए दोस्तों कि ये जो ऑनलाइन में बहुत सारे कैलकुलेटर्स मिल जाते हैं जिससे कि आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका फ्यूचर पे कितना कॉर्पस चाहिए विथ इन्फ्लेशन एडजस्टेड। आपको आपका टाइम होराइजन भी आपको पता है। उसके बाद आप ये कैलकुलेट कर लीजिए कि अगर मेरे को 1 करोड़ बनाना है नेक्स्ट 15 साल में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो मेरे को मंथली कितना सेव करना पड़ेगा। तो इस केस में जो कैलकुलेशन आ रहा है अप्रोक्सीमेटली मुझे 25,000 पर मंथ सेव करना पड़ेगा टू रीच दैट गोल। वो भी कितना परसेंट ग्रो करना चाहिए, वो 10% के हिसाब से ग्रो करना चाहिए ताकि मैं ये 1 करोड़ बना सकूं। देखिए इसमें है ना, एक चीज मैं साफ बता देना चाहता हूँ, कीप योर गोल्स मोर रियलिस्टिक। अदरवाइज क्या है ना, हम लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे। अगर ये गोल ज्यादा एस्पिरेशंस है, मतलब इफ आई हैव अ ह्यूज एस्पिरेशंस, इफ आवर टारगेट इज वेरी हाई एंड वी आर नॉट एबल टू सेव दैट मनी, तो क्या होगा, हम लोग पीछे हट जाएंगे। तो वो मन नहीं करेगा आपको इन्वेस्ट करने का। जैसे कि मुझे 5 करोड़ चाहिए और मैं खाली 20,000 इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कैसे बनेगा। सो यू हैव टू कीप योर टारगेट रियलिस्टिक। और भी एक चीज होता है कि ठीक है चलो 25,000 में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, 10% के हिसाब से चाहिए, 1 करोड़ तो बन जाएगा, लेकिन मैं रिस्क नहीं लूंगा। मैं ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करूंगा जो कि मुझे गारंटेड रिटर्न दे। ये भी हो सकता है, लेकिन अगर गारंटेड रिटर्न दे, ये भी समझना चाहिए कि गारंटेड रिटर्न में हार्डली मुझे 5-6% गारंटी मिलेगा लॉन्ग टर्म में। क्या 5-6% से मेरे को ये गोल अचीव होगा। तो ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों कि हमारा जो टारगेट है वो कितना रियलिस्टिक है इनफैक्ट। तो ये तो पता चल गया, हमें अब अपना गोल पता चल गया किसके लिए सेव करना है, टाइम होराइजन पता है, कितना पैसा चाहिए पर मंथ वो भी पता है, किस रेट से ग्रो करना चाहिए वो भी पता है। आगे चलते हैं, वो है सिलेक्शन ऑफ राइट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। तो सिलेक्शन ऑफ राइट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में क्या है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस एज एन इन्वेस्टर। तो ये जो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये बहुत सारे ऑप्शंस के बीच हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि करें कहाँ इन्वेस्ट करें। जब हम दोस्तों से पूछते हैं, परिवार वालों से पूछते हैं, एडवाइजर से पूछते हैं, तो क्या होता है कि हर कोई एक डिफरेंट काइंड ऑफ आइडियाज हमारे सामने ला देते हैं। कोई रियल एस्टेट में अच्छा है तो वो बोलता है भाई आप लैंड खरीद लो, कोई कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है फैमिली में तो बोलता है एफडी में रख दो, कोई एडवाइजर आके बोलता है कि चलो आप इंश्योरेंस में कर दो या म्यूचुअल फंड में कर दो। तो क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना कहाँ पे है। ये दोस्तों बात तो वेरी सिंपल है, ये चीज हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो ये वी एंड अप इन अ रॉन्ग प्रोडक्ट, वी लैंड अप इन अ रॉन्ग प्रोडक्ट। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, डिसीजन भी आपका खुद का होना चाहिए, लोगों का नहीं। जब आप ये डिसीजन खुद ले पाओगे तभी आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो एक सही साबित होगा, अच्छा सा रिजल्ट देगा। देखिए फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, आजकल सोशल मीडिया में भी बहुत सारे न्यूज फ्लोट होते हैं। सो वी आर फ्लोटेड विथ सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन, आइदर सोशल मीडिया और दोस्तों से या परिवार वालों से, हमारा जो एडवाइजर्स है। सो इतना सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं हमें, ठीक है। सो वी आर लोडेड विद दैट। तो ये हमको कंफ्यूज बना देते हैं। जैसे कि हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है मैं बता देता हूँ। जैसे एज एन इन्वेस्टर यू कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। और म्यूचुअल फंड में बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आप इक्विटी में कर सकते हो, आप हाइब्रिड प्रोडक्ट्स में कर सकते हो, आप डेट रिलेटेड प्रोडक्ट्स में कर सकते हो। उसके बाद आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, देयर आर लॉट ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स अवेलेबल। उसके बाद गोल्ड में कर सकते हो, बहुत सारे जो लोग जो गोल्ड पसंद करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए उसमें भी कर सकते हो। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट्स, बहुत सारे लोग को गारंटी चाहिए रिटर्न, तो फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हैं और वो बैंक से भी अवेलेबल है, एनबीएफसी से भी अवेलेबल है, कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट अवेलेबल है। उसके बाद पीपीए, बहुत लोग पसंद करता है कि चलो रिटायरमेंट के लिए मैं पीपीए में इन्वेस्ट कर देता हूँ, वो भी कर सकते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसीज, आजकल बहुत सारे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं जो गोल बेस्ड होते हैं, जैसे रिटायरमेंट हो, किड्स एजुकेशन हो, उसमें भी आप कर सकते हो। रियल एस्टेट, दिस इज ऑल्सो अनदर ऑप्शन। लोग सोचते हैं कि चलो ये गोल के लिए मैं एक प्रॉपर्टी खरीद लेता हूँ या लैंड खरीद लेता हूँ या अपार्टमेंट खरीद लेता हूँ, वो भी आगे चल के एक अच्छा सा इन्वेस्टमेंट साबित होता है। डायरेक्ट इक्विटी, जो लोग कॉन्फिडेंट है कि डायरेक्ट शेयर्स में इक्विटी में इन्वेस्ट
करके आगे पैसा बनाएंगे, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे इतने सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये ऑप्शंस आई एम नॉट गोइंग टू से व्हिच इज राइट व्हिच इज रॉन्ग, बिकॉज एवरी प्रोडक्ट जो है उसका एक अलग सा एडवांटेज है, उसका खुद का एक लिमिटेशंस है। प्रोडक्ट खराब नहीं होता है, होता है कि हम उसे समझ नहीं पाते। तो ये चीज समझना जरूरी है कि हमें कौन से प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है। आगे चल के और देखते हैं। तो इतने सब ऑप्शंस हैं, सिलेक्ट कैसे करें वो चीज है। चेक बिफोर सिलेक्टिंग द प्रोडक्ट्स, क्या क्या पॉइंट है। टोटल हमारे पास 7 पॉइंट है बिफोर सिलेक्टिंग द प्रोडक्ट्स। देख लेते हैं क्या होता है। पहला पॉइंट है वोलेटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ये वोलेटिलिटी होता क्या है। ये वोलेटिलिटी होता है उछाल होता है, गिरावट होता है मार्केट में। तो ये जो चढ़ना और बढ़ना था, zigzag मूवमेंट इज कॉल्ड द वोलेटिलिटी। तो आपको ये जानना जरूरी है जो प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो गारंटीड है या नॉन गारंटीड है। नॉन गारंटीड मीन्स लिंक टू मार्केट कंडीशंस। अगर ये नॉन गारंटीड है, वो एक अच्छा सा मार्केट में कितना रिटर्न दे सकता है। सपोज एक साल ऐसा गया कि मार्केट बहुत अच्छा चला गया, तो मेरे को कितना रिटर्न मिल सकता है। अगर कोई खराब मार्केट आता है तो वो कितना गिर सकता है, तो ये भी जानना जरूरी है। अगर मैं सोचता हूँ कि मुझे एक साल में 20% रिटर्न मिल सकता है इस प्रोडक्ट में, तो कोई साल 20% नेगेटिव भी दे सकता है। इफ यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट दिस वोलेटिलिटी, देन डेफिनेटली यू कैन स्टिक ऑन टू द प्रोडक्ट। देखिए, आज मैं जब 15 साल का बात करता हूँ, तो 15 साल में वोलेटिलिटी तो आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं कि वी कैन स्किप दिस। अगर मैं अच्छा ईयर देखूंगा इन टर्म्स ऑफ माई इन्वेस्टमेंट, तो एक खराब ईयर भी आ सकता है इस बीच में जहां पे मुझे नेगेटिव रिटर्न मिलेगा। बट उस स्टेट में मुझे वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ठीक है, ये आगे चल के और अच्छा होगा, ये खराब टाइम चल रहा है। दूसरा चीज है हाउ मच रिस्क यू आर टेकिंग। देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं कि ये रिस्क मतलब क्या हो रहा है। आपको वोलेटिलिटी तो पता है, लेकिन बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि इट्स मोर ऑन एसेट क्लास। हमारे पास कितने सारे एसेट क्लास हैं। हम इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट में कर सकते हैं, कमोडिटीज मार्केट लाइक गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन बहुत लोगों को एक पर्टिकुलर एसेट क्लास के साथ प्यार हो जाता है, सो दे गेट मैरिड विद द पर्टिकुलर एसेट क्लास। अगर मैं गोल्ड से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हूँ तो मैं गोल्ड में ज्यादा इन्वेस्ट करूंगा। अगर रियल एस्टेट में ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हूँ तो मैं रियल एस्टेट में करूंगा। अगर एफडी में गारंटी में ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हूँ तो मैं गारंटी में करूंगा। और बहुत लोग ये सोचते हैं कि चलो यार, लंबा लॉन्ग टर्म है, जो भी है मैं इक्विटी में ज्यादा कर देता हूँ, तो उस इक्विटी में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये जो है, हम लोग जो ज्यादा एक इन्वेस्ट कर देते हैं पर्टिकुलर एसेट क्लास में, ये कंसेंट्रेशन रिस्क बढ़ जाता है। अगर दैट पर्टिकुलर एसेट क्लास डजंट परफॉर्म इन द लिमिटेड टाइम फ्रेम विच वी हैव, तो उसमें क्या होता है कि आवर गोल में गेट डिस्टर्ब। तो हमें हमने जो सोच के वो इन्वेस्ट किया है वो अचीव शायद नहीं हो। तो इसमें हमको क्या करना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन। कोई भी पर्टिकुलर एसेट क्लास में हमें ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए। जितना भी हम कॉन्फिडेंट हो, जितना भी हमको लगे कि ये पर्टिकुलर एसेट क्लास मुझे आगे जाके अच्छा रिटर्न देगा, बेटर टू डिस्ट्रीब्यूट इनटू डिफरेंट एसेट क्लास। बोलता है ना कि वी शुड नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बकेट। दैट्स व्हाट मैं बताना चाहूंगा, इफ इट इज अ रेगुलेटेड प्रोडक्ट और नॉट। मैं रेगुलेशंस का बात इसलिए लाया हूं, देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स जो आज मार्केट में अवेलेबल है विच आर नॉट रेगुलेटेड। तो उससे हमें क्या होता है कि बहुत सारा रिस्क उसमें जुड़ा हुआ रहता है। आज हमें पता है कि देयर आर हु आर द रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स कौन होता है? रेगुलेटर्स एक्ट्स लाइक ए फादर। दैट मीन्स दे ट्राई टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। तो इसमें लाइक रेगुलेटर्स लाइक RBI who actually takes care of the banking system. There are the regulators like SEBI who takes care of the stock exchange, stock markets and mutual funds. There are regulators like IRDA who takes care of the insurance related products. So similarly हमें ये चेक करना है जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हम कर रहे हैं, जो जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो रेगुलेटेड प्रोडक्ट है कि नहीं, ताकि फ्यूचर में ये हमें कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बताना चाहूंगा वो है लिक्विडिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। ये लिक्विडिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, आज हम बहुत सारे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करेंगे जो लॉन्ग टर्म के लिए होगा। अब जब हमें वो पैसा चाहिए, जब जरूरत है, उस टाइम पे क्या ये प्रोडक्ट इजीली लिक्विडेटेड है? फॉर एग्जांपल, लेट्स सी अ पर्सन हैज इन्वेस्टेड इन अ लैंड, तो फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस,
तो लिक्विडिटी इसमें एक बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जब वो लैंड बेचने के लिए जाएगा, वेदर ही हैज बायर्स, क्या इजीली वो मार्केट में मूव होगा। तो ये चीज जानना भी बहुत जरूरी है कि जब आपको पैसा जरूरत है उस टाइम पे ये प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल है कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, टैक्सेशन ऑफ द प्रोडक्ट। ये टैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक इन्वेस्टमेंट के ऊपर। जब ये मैं ये टैक्सेशन बताना चाहूंगा कि ये कोई एटीसी वाला टैक्सेशन बात नहीं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ मैं कैपिटल गेन टैक्स के बारे में। कैपिटल गेन टैक्स होता क्या है? फॉर एग्जांपल आपने एक इन्वेस्ट किया है एक सर्टेन अमाउंट, वो आगे चल के एक ग्रो होता है, ठीक है, और वो जो ग्रोथ के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये जान लेना जरूरी है। अगर ये टैक्स पे करना पड़ेगा तो कितना परसेंटेज पे करना पड़ेगा वो भी आपको जानना जरूरी है। वेदर द कॉर्पस इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, मतलब आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो भी आप जान लीजिएगा। क्योंकि सपोज मान के चलते हैं कि एक एफडी में कोई इन्वेस्ट कर रहा है एंड इट इज अ टैक्सेबल इंस्ट्रूमेंट। सपोज ही इज गेटिंग अ 7% रिटर्न एंड ही इज अंडर द टैक्स ब्रैकेट ऑफ 30% स्लैब। तो क्या होगा कि आज 7% के ऊपर उसको 30% का टैक्स भी पे करना पड़ेगा, विच इज इक्विवेलेंट टू 2.1% ऑफ 7%, 30%। तो इसको अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 7% माइनस 2.1 विच इज इक्विवेलेंट टू अराउंड 4.9%। तो वो इन्वेस्ट तो कर रहा है 7% में, बट उसका नेट यील्ड जो है वो 4.9% है। तो इसीलिए टैक्सेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि आपका जो एंड रिजल्ट है वो आपका कॉर्पस मीट हो सके। अदरवाइज वो क्या होगा कि देयर आर चांसेस दैट वी मे अंडरशूट द कॉर्पस। नेक्स्ट पॉइंट, डोंट मेक एनी एडॉक इन्वेस्टमेंट। ये एडॉक इन्वेस्टमेंट में इसलिए बता रहा हूँ, बहुत टाइम पे ये देखा गया है कि हमें बहुत सारे एडवाइजर्स अप्रोच करते हैं। सपोज वी आर गोइंग इन अ बैंक, तो रिलेशनशिप मैनेजर्स अप्रोच करते हैं एंड वी एंड अप इन टर्म्स ऑफ बाइंग एन एडॉक इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल मुझे टैक्स सेविंग्स के टाइम पे विच इज मोस्टली कम इनटू जैन फेब मार्च, तो उस टाइम पे मेरे को कंपनी में एटीसी के ऊपर बेनिफिट दिखाना है, तो चलिए मैं इन्वेस्ट कर दिया विदाउट नोइंग द एंड रिजल्ट ऑफ इट। तो कोई हमें अप्रोच कर रहा है आप रिटायरमेंट के लिए ले लो, सही है, रिटायरमेंट के लिए आप प्रोडक्ट लो, बट उससे पहले आपको ये कैलकुलेट करना है कि ये जो प्रोडक्ट मैं रिटायरमेंट के लिए ले रहा हूँ इससे मेरा कॉर्पस मीट होगा कि नहीं, ये सही प्रोडक्ट मेरे लिए है कि नहीं। तो ये जान लेना जरूरी है। कभी भी ऐसे पैसा आ गया तो मतलब मैं एडॉक इन्वेस्टमेंट कर दिया विदाउट एनी पर्पस, ये नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन व्हाई। ये व्हाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? फॉर एग्जांपल आज हम कुछ भी खरीदते हैं तो उससे पहले अगर आप अपने आप से पूछते हो कि व्हाई यू आर बाइंग दिस प्रोडक्ट एंड इफ यू हैव एन आंसर दैट मीन्स अ प्रोडक्ट विल डेफिनेटली मेक सम सेंस टू यू इन द फ्यूचर। तो अगर हमारे पास व्हाई का आंसर नहीं है एंड इट इज क्लूलेस टू मी, डोंट गेट इनटू द इन्वेस्टमेंट, डोंट जंप इनटू द इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि आगे जाके ना आपको पता नहीं चलेगा कि ये प्रोडक्ट आप किस लिए लिए थे और उसका। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इमरजेंसी फंड्स। दोस्तों ये इमरजेंसी फंड जो होता है ना, ये बचाव के लिए बनाया जाता है, इन्वेस्टमेंट की रक्षा करने के लिए। क्या होता है कि जब मैं लॉन्ग टर्म होराइजन का प्लान करता हूँ, चलो 20 साल 15 साल का जो मैं लॉन्ग टर्म होराइजन है, इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ कंडीशंस, फाइनेंशियल कंडीशंस मुझे फेस करना पड़ सकता है। एग्जांपल आज का ही देख लीजिए, इन टर्म्स ऑफ दिस कोविड-19 सिचुएशन, लॉट ऑफ पीपल हैव लॉस्ट जॉब, लॉट ऑफ पीपल हैव सीन अ रिडक्शंस इन द सैलरी। तो क्या है कि दे हैव गॉट डिस्टर्बेंस इनटू देयर फाइनेंशियल कंडीशंस। तो ये ना पहले से फैक्टर कर लेना जरूरी है। एटलीस्ट 3 महीने से 6 महीने का जो आपका जो एक्सपेंस है वो एक लिक्विड फंड या फिक्स डिपॉजिट्स या सेविंग्स फंड में होना चाहिए, जाकि आपको अगर ऐसा सिचुएशन फेस करना पड़े फ्यूचर में तो वो पैसा तो है, वो पैसा से आप वो जो रिक्वायरमेंट है आप मीट कर सकते हो, आपको इन्वेस्टमेंट तोड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड्स नहीं है तो क्या होगा, आपका जो गोल के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है वो आपको बाय डिफॉल्ट तोड़ना ही पड़ेगा टू सस्टेनेबल लिविंग। तो ये जो इमरजेंसी फंड्स आपको बचाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करेगा लॉन्ग टर्म में। तो इसमें आप कभी भी रिटर्न मत देखिए कि इसमें ज्यादा रिटर्न कहाँ पे मिल रहा है वहां पे मैं पैसा पार्क करूंगा, नहीं, ये पैसा ऐसे जगह पार्क होना चाहिए ताकि आपको एक दिन में मिल जाए पैसा, और ये जो है प्रिंसिपल जो है वो प्रोटेक्ट रहे, ठीक है, चाहे वो 4% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिले या 5% के हिसाब से इंटरेस्ट मिले, डजंट मैटर, ठीक है।
तो वो चीज आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हैव अ एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस कवर। देखिए ये पॉइंट थोड़ा सा डिबेटेबल है। बहुत लोग सोचते हैं कि चलो आज के दिन में आई एम सफिशिएंटली कवर्ड फॉर माय कॉर्पोरेट, आई एम कवर्ड, माय वाइफ इज कवर्ड, माय किड्स आर कवर्ड, और कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में तो पेरेंट्स को भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग काम चल जाता है, लेकिन ये बात काम चलने का नहीं है। जब मैं लॉन्ग टर्म का सोचता हूं तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास अगर पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं हो, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि जहां पे आके सपोज अ पर्सन इज स्विचिंग द जॉब फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर और पर्सन हैज लॉस्ट द जॉब, तो उसमें क्या होगा कि अ पर्सन विल नॉट हैव द हेल्थ इंश्योरेंस कवर फ्रॉम द कॉर्पोरेट। तो अगर कुछ हो जाए तो वो क्या करेगा? उसके पास पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस है नहीं, उसके पास कॉर्पोरेट से कवर है नहीं, तो अपना इन्वेस्टमेंट तोड़ लेगा। बिकॉज हेल्थ इज फर्स्ट, लाइफ इज फर्स्ट। तो ये करने से क्या होगा, हमारा जो गोल है ना वो डिस्टर्ब हो जाए। तो हैविंग अ पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस कवर एज लॉन्ग एज यू फिट एंड फाइन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस कवर। देखिए ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मेरे पास एडिक्वेट एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी है, और ये मैं सोच रहा हूँ कि चलो मेरा जो एसेट्स है वो मेरा इनकम को रिप्लेस कर लेगा इन फ्यूचर, माय फैमिली डजंट नीड दैट, तो यू डोंट नीड दैट। बट there are a lot of situations where we plan for a non-negotiable goals like kids education, हम लोग रिटायरमेंट का प्लानिंग करते हैं। there are a lot of cases where wife is a homemaker, okay, and maybe a person only is the earning person in the family. in that case अगर कुछ हो जाता है तो क्या होगा, आज अगर उस पर्सन के पास, उस आदमी के पास सफिशिएंटली इंश्योरेंस कवर नहीं है, तो उसका फैमिली को इन्वेस्टमेंट तोड़ना ही पड़ेगा जो उसके बच्चे की पढ़ाई के लिए किया गया था, जो उसका रिटायरमेंट के लिए किया गया था वाइफ का। तो आफ्टर हिज डेथ वाइफ आल्सो हैज टू लीड हर लाइफ, राइट? तो जब वो इन्वेस्टमेंट तोड़ना पड़ेगा टू सस्टेन देयर लाइफस्टाइल, वहां पे आपको ये कैलकुलेट कर लेना चाहिए, अगर मेरा इनकम जो फैमिली को कंट्रीब्यूट करता है वो अगर स्टॉप हो जाता है, तो मुझे कितना लाइफ इंश्योरेंस चाहिए टू प्रोटेक्ट माय फैमिली। ये इन्वेस्टमेंट कर लेने से पहले आपको ये जान लेना जरूरी है। आज के दिन में देयर आर लॉट ऑफ टर्म प्लान्स अवेलेबल व्हिच इज वेरी चीप एंड बेस्ट। आप टर्म प्लान ले लो, ये तो मैं सजेस्ट करूंगा। लास्ट पॉइंट जो है वो है मैनेजिंग एटीट्यूड। सबसे बड़ी बात इस डिस्कशन में, इस वीडियो में यही है। हमको ये पता चल गया इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, किस लिए करना है, टाइम हॉराइजन क्या है, कौन सा प्रोडक्ट में करना है, ये भी पता चल गया। अभी हम एटीट्यूड को कंट्रोल कैसे करें? एटीट्यूड मतलब इमोशंस। ये जो है ना, मार्केट इमोशंस के ऊपर भी चलता है, ठीक है। और एज एन इन्वेस्टर्स वी हैव लॉट ऑफ होप्स ऑन आवर इन्वेस्टमेंट्स। तो ये गलत साबित हो जाए ये तो हम कोई नहीं चाहते, ठीक है। लेकिन हमारा जो एक्सपेक्टेशन है ना वो भी सही होना चाहिए। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, हम ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो थोड़ा कंजर्वेटिव है, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि वो एक सुपरमैन की तरह काम करेगा, वो एक अच्छा सा रिटर्न देगा। बट उसका जो लिमिटेशंस है वो हमें जान लेना जरूरी है कि ये प्रोडक्ट इतना ही कर सकता है, उसका एडवांटेज ये है, एंड दैट्स द रीजन यू हैव सिलेक्टेड दैट प्रोडक्ट। देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स जो मार्केट लिंक्ड होते हैं। लोग पहले से, अगर कोई 1-2 साल मार्केट खराब चला गया तो वो सोचते हैं कि चलो ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि वोलेटिलिटी इफेक्ट होते हैं। तो ये भी जान लेना जरूरी है, और हमें अपना इमोशन जो कंट्रोल करना है इन टर्म्स ऑफ बैड टाइम्स, कि हमने जो स्ट्रैटेजी सिलेक्ट की है वो सही है कि नहीं। देखिए फॉर एग्जांपल बहुत सिचुएशन में ऐसे होते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में, एंड वी ट्रीटेड एज इन्वेस्टर एज अ स्टॉक। तो जैसे ही मार्केट मूवमेंट होता है ना अप एंड डाउन, तो वी टेम्प्ट आवरसेल्फ इन टर्म्स ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए। जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो म्यूचुअल फंड में, तो एक म्यूचुअल फंड होता है ना, इसे पेशेंस गेम होते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म बेस्ड होते हैं। तो आपको लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना पड़ता है, वो तभी आपको फायदा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। क्या होता है कि म्यूचुअल फंड्स में जब इन्वेस्ट करते हैं तो हम क्या होता है कि देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स वी टेम्प्ट
टू सी अवर पोर्टफोलियो ऑन अ रेगुलर बेसिस। वो गलती नहीं करना चाहिए। मान लीजिए अगर आप हर एक दिन पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपका एसेट नहीं बढ़ेगा, बिकॉज एज ए ह्यूमन बीइंग विल गेट टेम्प्टेड विद द सिचुएशन। क्या होता है कि हम लोग फिर कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, अरे यार मैं मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और लास्ट 3 साल से कर रहा हूँ, मुझे नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है, whereas if I keep this money in the FD I would have got 6% रिजल्ट। बात सही है, लेकिन आपको ये सोचना है कि मेरा जो कैलकुलेशन है, मुझे 15 साल में 1 करोड़ बनना है, वो भी 10% में। क्या मेरा फिक्स डिपॉजिट 10 साल में 10% दे सकता है? अगर आपका आंसर है यस और नो, तो वो प्रोडक्ट स्विच करके फायदा क्या है? तो बहुत लोग क्या करते हैं, वो स्विच कर लेते हैं। जब मार्केट नीचे जाता है ना, वो इन्वेस्टमेंट तोड़ के वो फिक्स्ड इनकम पे चला जाते हैं ताकि उसका लॉस ना हो जाए। अगर आपको ये लगता है कि नहीं, इक्विटी में अगर आप इन्वेस्ट किए हो और वो लॉन्ग टर्म में आपको 10% रिटर्न दे देगा, तो यू हैव टू सस्टेन इन द बैक फेज ऑफ द मार्केट। सो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली द कंट्रोलिंग द इमोशंस। मैं अगर फ्रीक्वेंटली अपना पोर्टफोलियो चेक करूंगा, विल डेफिनेटली एंड अप इन टेकिंग सम रॉन्ग डिसीजंस। तो वो करना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये जो सारे पॉइंट्स है, जो 7 पॉइंट्स मैं आपको बताया, ये 7 पॉइंट्स आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है, मान लीजिए ये 7 पॉइंट डेफिनेटली विल मेक यू अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर। सी, आई एम अ इन्वेस्टर एंड आल्सो द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। सो ये जो मैं बता रहा हूँ, ये मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं बहुत सारे इन्वेस्टर से बात किया हूँ। I have seen lot of successful investors and also lot of people who actually fail in investments. So ये जो मैं बता रहा हूँ, ये चीज आपके हाथ में है, मार्केट आपके हाथ में नहीं है। तो जो चीज हाथ में नहीं है उसके बारे में सोच के फायदा नहीं है। तो आप टाइमिंग तो कर नहीं सकेंगे, कोई भी टाइमिंग नहीं कर सकता। अगर टाइमिंग कर सकता है मार्केट में तो सब कोई अमीर बन जाता है, इट विल बी वेरी इजी जॉब। तो वो तो होगा नहीं। तो जो हाथ में है उसी में काम चलते हैं। तो ये सारे जो है, जो मैं आज वीडियो में डिस्कस किया हूँ, ये सारी चीज आपके हाथ में है। अगर आप फॉलो करेंगे, ये 100% आपको रिजल्ट देगा, ये मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।